तो दोस्तों आप सभी का हमारी वन वे क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल मैंने करवा दी थी। तो आज ना थोड़ा सा बायो का पढ़ते हैं। अब कई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक दो दिन में बायो के हमारे पास नए टीचर आने वाले हैं जो आपको बायो पढ़ाएंगे। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बायो का रिदम बना देता हूँ। एक दो क्लास में केमिस्ट्री की भी क्लास आएगी, डोंट वेरी। केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायो तीनों की क्लास आएगी, वो आप टेंशन मत लो। आज मैं थोड़ा सा बायो की रिदम बना देता हूँ। बायो की क्लास के बाद में अपनी केमिस्ट्री की क्लास आएगी जो रूटीन में 3 बजे आती है, वो आएगी 3 या 5 बजे, ठीक है। तो बायो में आज मैं शुरू करवा रहा हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। सिस्टम होता क्या है, सबसे पहला तो ये समझने की कोशिश करनी। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। जैसे सपोज दैट आप एक रूम में हो, उस रूम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एक ब्रिक यानी कि ईंट। एक कमरे की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ईंट। उसी तरह हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल क्या होती है, सेल। अब अपने ये नहीं पूछेंगे कि कोशिका क्या होता है, ये अपने एक सेल का चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है। वैसे सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, सबको पता ही है, 1665 में की थी, ठीक है। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी एंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण करती है। उसी तरह बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ये ऑर्गन मतलब अंग। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बॉडी सिस्टम का। और बॉडी सिस्टम हमारा क्या काम करता है, बॉडी प्रोसेस का, ठीक है। ये तो इनफ मैंने ऐसे ही समझाया था आपको ताकि आपको समझ में आए। तो उसी बॉडी सिस्टम में से हम आज एक सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है, जितना भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं यानी कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना किसका कार्य होता है, पाचन तंत्र का कार्य होता है। क्या, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना किसका कार्य है, पाचन तंत्र का। किसका कार्य है, पाचन तंत्र का। इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करना किसका कार्य है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात आती है कि सर कॉम्प्लेक्स फूड कौन कौन से होते हैं। जैसे सपोज दैट हर कोई इंसान एक जैसा खाना नहीं खाता। कोई शाम को दाल रोटी खा के सोता है, तो कोई रात को बढ़िया चिकन विकन खा के सोता है, तो कई इंसान बेचारे ग्रीन सैलेड खा के सोते हैं। सबके खाने का प्रोसेस अलग अलग है, हर कोई अलग हिसाब का खाना खाता है, हर कोई अपनी पसंद का खाना खाता है। तो हो सकता है कि जैसे सपोज दैट मैंने चिकन खाया, चिकन एक कॉम्प्लेक्स फूड है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड है, और उसे सिंपल फूड में तोड़ेगा कौन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कौन तोड़ेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में तोड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में। इस तरह जो चीज़ें टूटती हैं उसे जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें टूटती हैं उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जीवन की 5 क्रियाएं आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जीवन की 5 मूलभूत क्रियाएं आती हैं। पहली क्रिया है अंतःग्रहण। इंजाइगेशन बोलते हैं इंग्लिश में से। इसका मतलब होता है भोजन को मुख गुहा में रखना।
जब हम भोजन को इनटेक करते हैं, यानी कि भोजन को जब हम अपने मुंह में रखते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। अब कोई भी ये मत पूछना कि सर यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या? आता है दोस्त, और कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं ये पढ़ाने के बाद में आपको बताऊंगा। दूसरा आता है पाचन। पाचन मतलब भोजन का पाचन करना, भोजन का पाचन करना। यहां से क्वेश्चन आता है, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? नंबर 1 मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया गए, क्वेश्चन ये आता है कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत। जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे इंसान है वो छोटी आंत ऑप्शन करेंगे, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो आमाशय ऑप्शन करेंगे, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे हुए हैं वो मुख गुहा ऑप्शन करेंगे। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारी मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का। किसका पाचन होता है मुख गुहा में? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का। तीसरी रिएक्शन आती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, एस्लिमेशन, स्वांगीकरण। ये इसका कार्य होता है कि भोजन से पोषक तत्वों को निकालना, भोजन में जितने भी मिनरल्स हैं उनको निकालना। हम जैसा फूड खाते हैं उसमें वैसे ही क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसमें CO3 ज़्यादा होता है, किसी ने जूस पिए तो उसमें अलग अलग ड्रिंक अलग अलग फूड के हिसाब से अलग अलग होता है। अवशोषण होता है पोषक पदार्थों का रक्त में परिवहन करना। और पांचवी रिएक्शन होती है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला। हमारी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ दो रूप से बाहर निकलते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। लिक्विड फॉर्म में जो बाहर निकलता है उसे बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं? यूरिन। और जो सॉलिड फॉर्म में निकलता है उसे बोलते हैं स्टोल। क्या बोलते हैं? स्टोल। ठीक है। तो अब क्या करता है कि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन फंसा देता है। यहां से क्वेश्चन ऐसे फंसा देता है कि वो इनके क्रम पूछ लेता है। अब जैसे ये क्रम है ना, यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछता है। क्वेश्चन यहां से इस तरह पूछेगा वो कि पाचन तंत्र की मूलभूत क्रिया है। ए ऑप्शन अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। या ऐसे पूछ लेगा पाचन, स्वांगीकरण, अंतःग्रहण, अवशोषण। या ऐसे पूछ लेगा अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण। या डी लिख देगा, कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन फंसा देता है एग्जामिनर, और एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे कहाँ से नहीं पढ़ते। ये ज़्यादातर बच्चे यहाँ से क्वेश्चन इग्नोर करते हैं, सोचते हैं क्या आएगा, ये तो पता ही है कि भोजन को मुंह में लेना, फिर पाचन करना, फिर अवशोषण करना, फिर उत्सर्जन करना। पर एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे यहाँ पे फंसेंगे। मैंने आपको 5 रिएक्शन लिखाई है, इस भाई साहब ने 4 ही लिखी, और चारों ऐसे सिमिलर सी होती है। बच्चा क्या करता है? बच्चे को याद रहता नहीं है, बोल देता है अंतःग्रह, पाचन, स्वांगीकरण, हाँ ये सही है, ये कर दो। पर अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। पहली रिएक्शन अंतःग्रहण, दूसरी पाचन, तीसरी स्वांगीकरण, सीधी 5वीं दे दी, और अपने यहाँ पे कर देंगे। 110% आप ये
100 में से 60 या 70% बच्चा यही ऑप्शन करता है। 100 में से 60 या 70% बच्चा यही ऑप्शन करता है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ उत्सर्जन आ गया, अब फूड को बाहर तो निकालना ही है, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है, और हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर लास्ट में निकलता है, यानी कि उत्सर्जन आएगा, और ये उत्सर्जन यानी कि 60 से 70% बच्चा ए ऑप्शन करके आता है और यहाँ पर मार खा जाता है। जबकि इसका सही आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन एकदम सही है, सी आंसर। ठीक है, तो इस तरह पाचन तंत्र में एक क्वेश्चन यहाँ से फंसा लेता है, और दूसरा क्वेश्चन वो मैंने आपको बताई है कि हमारे भोजन का पाचन किस भाग से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। अब बात आती है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुख गुहा से शुरू होकर हमारे गुद्दा पे खत्म होता है। ठीक है, हमारा पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होकर? मुख गुहा से शुरू होकर मुख गुहा से गुद्दा तक। इसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या 33 फीट। ठीक है, 9 मीटर या 33 फीट। अब अपने बात करते हैं, जैसे जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अब आगे आगे पढ़ेंगे, हमें क्या है, हमें अपने आप को ही देखना है और अपने पढ़ते जाएंगे, याद होता जाएगा। मुख गुहा, मैंने क्या बोला? डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख गुहा से शुरू होकर हमारे गुद्दा पे खत्म होता है। सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर सबसे पहले क्या आते हैं? दांत। क्या आते हैं? दांत। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दांत। दांत, दांत सबको पता है। दांत की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। और जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। ओडोंटोलॉजिस्ट क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। क्या? ओडोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, ओडोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब दांत किसके बने होते हैं? कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे दांत किस कंपाउंड के बने होते हैं? हमारे दांत 2 कंपाउंड के बने होते हैं, CaCO3 प्लस CaPO4। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, अब हमारे दांत कितने तरह के होते हैं? अगर हमारे दांत का एज बेस देखें, यानी कि उम्र के आधार पर देखें, तो दांत 2 तरह के होते हैं, एक दूध वाले दांत और एक परमानेंट टीथ, है ना। एक को टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, एक को परमानेंट टीथ बोलते हैं। अब क्वेश्चन कई बार यहां से भी पूछ लिया जाता है कि टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो बच्चों में सबसे पहले दांत आते हैं उसे क्या बोला जाता है? दूध वाले दांत, और उसे ही हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। उनकी संख्या पूछ ली जाती है। अब क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तब तो हम अपने जबड़े गिन के वहाँ पे लिख दें 32। अब उसने क्या किया? बच्चों का पूछ लिया। अब बच्चों का पूछे तो याद ना हो सारी बातें हो जाती है। अब फिर मेरे जैसा कोई तुक्का मार के कर देता कि यार अपने 32 होते हैं, बच्चों के कितने होंगे? 24-25 होंगे। आ ही तो जाते हैं बच्चों के, काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, पर अपने को पता होना चाहिए। तो अब अपने देखते हैं दांत कितनी तरह के होते हैं। एज बेस की बात करें तो दांत 2 तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी टीथ और एक परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ की बात करें तो टेम्परेरी टीथ की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। और परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। टीथ, ये हम किस पे पढ़ रहे हैं? उम्र के आधार पर। उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर अस्थायी दांत या टेम्परेरी टीथ, ये किस में आते हैं? इन्हें दूध वाले दांत भी बोलते हैं, दूध वाले दांत। और ये अस्थायी दांत। स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 32।
जबकि दूध वाले दांत की संख्या कितनी होती है? 20। अब दांतों की स्थायी दांत की बात करें, यानी कि जो हमारे दांत हैं उन दांतों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो स्थायी दांतों मतलब दांत की कुछ एक खास करैक्टरिस्टिक्स है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, दांत की विशेषताएं, दांत की विशेषता, दांत की विशेषता 3 शब्दों में ही है, गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती। ठीक है, द्विबारदंती का मतलब क्या है कि पूरी लाइफ में दांत कितनी बार आते हैं? पूरे जीवन चक्र में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। पूरे जीवन चक्र में 2 बार। ठीक है, फिर विषम दंती का क्या मतलब है? विषम दंती का मतलब है, आगे मैं आपको दांत के टाइप ऑफ टीथ पढ़ाऊंगा। टाइप ऑफ टीथ में क्या है, हमारे दांत 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनियन, मोलर, प्री मोलर। ठीक है, अगर इनका सही क्रम बोले तो इंसाइजर, कैनियन, प्री मोलर और मोलर। अगर हिंदी में बात करें तो कृतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ठीक है, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इन चारों दांतों की खास विशेषता है कि इन दांतों की शेप अलग अलग होती है। इन दांतों की शेप अलग अलग होती है। हमारे भी जब आप इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में मिरर में देखना, आपके दांतों की शेप अलग अलग होगी, यानी कि हर दांत की शेप अलग अलग होती है। विषम आकृति के दांत होते हैं, विषम आकृति के दांत होते हैं, डिफरेंट शेप। ठीक है, फिर गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब है, जब भी किसी इंसान का दांत टूटता है, आप चेक कर लेना, वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। अब वहाँ पर क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है। इस बात का मतलब है कि दांत मसूड़ों के अंदर एक गड्ढे के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? एक गड्ढे के रूप में पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ टीथ। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ टीथ। अब टाइप ऑफ टीथ कितने हैं? मैंने अभी आपको बताए हैं 4। ठीक है, टाइप ऑफ टीथ। पहला इंसाइजर, इंसाइजर यानी कि कृतक। होता क्या है? इंसाइजर दांत को स्माइली टीथ भी बोलते हैं, इन्हें स्माइल टीथ भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्माइल टीथ कौन से दांतों को बोलते हैं, तो इंसाइजर को बोलते हैं। कई बार ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? और जो पढ़ के जाता है उसे पता होता है, जो मेरी तरह पढ़ के नहीं जाता उसे पता नहीं होता। तो बच्चों में जो सबसे पहले दांत आते हैं उन्हें बोला जाता है इंसाइजर। बच्चों के सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? ये वाले, ये वाले, ये वाले दांत सबसे पहले आते हैं, इसे बोला जाता है इंसाइजर। बच्चों में सबसे पहले, बच्चों में सबसे पहले यही दांत आते हैं। बच्चों में सबसे पहले यही दांत आते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, कभी जब मैं एग्जाम दिया करता था तब एक क्वेश्चन आया था कि जो हमें हाथी के 2 बड़े दांत दिखाई देते हैं वो दांत होते हैं, और मेरा क्वेश्चन गलत गया था। पर उस क्वेश्चन के गलत जाने के बाद में ये क्वेश्चन मुझे याद हो गया था कि बच्चों, जो हाथी के जो 2 बड़े दांत दिखाई देते हैं वो कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर या मोलर। तो वो होते हैं इंसाइजर। वो क्या होते हैं? इंसाइजर। ठीक है, ये भोजन को, यह भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरा दांत आता है कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन यानी कि रदनक। रदनक को पॉइंटेड टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटेड टीथ यानी कि नुकीले दांत। हिंदी में बोले तो नुकीले दांत, नुकीले दांत। जो हमारे ये 2 दांत दिखाई देते हैं
इस शेप में बने होते हैं, इस शेप में यहाँ पर, इसे बोला जाता है कैनाइन। इनका कार्य होता है भोजन का चीर फाड़ करना। अब एक क्वेश्चन आया था, कैनाइन दांत सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं मांसाहारी में, शाकाहारी में, दोनों में, या किसी में नहीं? तो जो कैनाइन दांत होते हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं मांसाहारी में, क्योंकि उनका फूड कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जैसे शेर है, अब शेर को तो हिरन कच्चा खाना पड़ता है, वहाँ पर कितने टिश्यू होते हैं, कितनी मसल्स होती हैं, तो उन सबको चीरना फाड़ना कौन करेगा? कैनाइन दांत करेगा। तो आप देख लेना, शेर, चीता, इन सब में कैनाइन दांत बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, तो कैनाइन दांत सबसे ज़्यादा किसमें विकसित होते हैं? मांसाहारी प्राणियों में, जैसे शेर, चीता, इनमें। फिर आता है अग्रचर्णक। अग्रचर्णक यानी कि प्रीमोलर। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चों में सबसे पहले दांत कौन से पाए जाते हैं? सर झट से बोल दिया, आपने बताया था इंसाइजर। बच्चों में कौन से दांत नहीं आते? बताओ, बच्चों में कौन से दांत नहीं आते? तो बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं आते। बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं आते। बच्चों में अग्रचर्णक दांत नहीं पाए जाते। अग्रचर्णक दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, दांत मैंने अभी तक 4 तरह के पढ़ाए हैं। कौन कौन से? सर इंसाइजर यानी कि कृतक, कैनियन यानी कि कैनाइन यानी कि रदनक, फिर मैंने प्रीमोलर पढ़ा है। बच्चों में सबसे पहले सर कौन से दांत आते हैं? इंसाइजर आते हैं सर। जो हाथी के 2 बड़े लंबे दांत दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? सर इंसाइजर होते हैं। स्माइल टीथ किसे बोलते हैं? सर इंसाइजर को बोलते हैं। पॉइंटेड टीथ किसे बोलते हैं? सर कैनाइन में बोलते हैं। सर्वाहारी में किस तरह के दांत सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं? सारे। मांसाहारी में किस तरह के दांत सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं? कैनाइन। फिर मैंने प्रीमोलर पढ़ा है, बच्चों में किस तरह के दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर। इसके बाद में मोलर आता है। इसके बाद में कौन से दांत आते हैं? मोलर। मोलर, मोलर यानी कि चर्णक। ठीक है, चर्णक। क्या बोला जाता है? चर्णक। हमारे अंदर एक थर्ड मोलर नाम की एक चीज पाई जाती है जिसे अक्लदाढ़ बोलते हैं। अक्लदाढ़। अपने घरों में बोल देना कि इंगेकर अकल आई कोनी, इंगेकर अकल आई कोनी, और धक्का का जो धक्का लावेगी, ऐसे बोलते हैं गांव में। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मुझे पता है ना। हिंदी इंग्लिश बोलना मजबूरी है, स्वाद तो बागड़े गया हुआ है, यानी कि स्वाद तो राजस्थानी गया हुआ है। बड़ी बात है। ठीक है, तो थर्ड मोलर कब पाया जाता है? थर्ड मोलर हमारे 19 से 21 साल की उम्र में आता है। थर्ड मोलर 19 से 21 साल की उम्र में आता है। ठीक है, इसलिए जो थर्ड मोलर आता है ना, इसे बोला जाता है कि ये शायद तब आता है जब हम समझदार हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि अक्लदाढ़ किसे कहते हैं? थर्ड प्रीमोलर को, थर्ड मोलर को, थर्ड इंसाइजर को, थर्ड कैनाइन को। और तब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, कई थर्ड प्रीमोलर करके आ जाते हैं, जबकि इसका सही आंसर है थर्ड मोलर। ठीक है, अब कई बार डेंटल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डेंटल फॉर्मूला का। दंत सूत्र, दंत सूत्र चाइल्ड में यानी कि बच्चों में और एडल्ट में। किस किस को पता है? किस किस को पता है डेंटल फॉर्मूला? 2102 और 2123। ठीक है, 2102 और 2123, ये क्या है? हमारा डेंटल फॉर्मूला है। ये क्या है? हमारा डेंटल फॉर्मूला है।
अब किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा, ये हमारा क्या है, डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल हमारे दांत कितने होते हैं, 32। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब इनमें से बनाओ कैसे 32 होते हैं। ये क्या होता है, इंसाइजर, इंसाइजर। ये कौन सा है, कैनाइन। ये कौन सा है, कैनाइन। और ये कौन से हैं, प्री मोलर। और ये कौन से हैं, मोलर। ये कौन से हैं, मोलर। ठीक है, बच्चों में किस तरह के दांत नहीं पाए जाते हैं, प्री मोलर। प्री मोलर की संख्या कितनी है, यहाँ पे 0 है। कितनी है, 0 है। ये है हमारे दांत। दांत के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें सबसे पहले क्या दिखाई देती है, जीभ। क्या दिखाई देती है, जीभ। तो हम अब पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ का क्या कार्य होता है, जीभ को इंग्लिश में टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंग। टंग यानी कि जीभ, जीभ यानी कि टंग, टंग यानी कि जीभ। और जीभ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता होता है। जीभ, जीभ यानी कि टंग। जीभ। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते कि जीभ की स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, ये स्वाद जैसे आगे से ऐसे पता लगता है, यहाँ से ऐसे पता लगता है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आएगा। जीभ की लंबाई कितनी होती है, जीभ की लंबाई कितनी होती है। जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है, जीभ के किस भाग से हमें खराब पदार्थों का पता लगता है, नहीं पता। इन तीन क्वेश्चन में से एवरेज बच्चे को सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इन तीनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तीन के तीनों आंसर किसी को नहीं पता होंगे। मैं बताता हूं, आओ। जीभ की लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये किस हड्डी से जुड़ी होती है, हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ पर क्या पाई जाती है, संवाद कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जीभ का और क्या काम होता है, बोलने का काम, बोलने का कार्य। और लार का स्त्रावण भी जीभ पर होता है। और भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक है, अब बच्चे फटाफट बोलेंगे, ये मैंने जेब बना दी, किस भाग से क्या चीज़ें पता लगेगी। जेब के आगे वाले भाग से क्या चीज़ें पता लगेगी। यहाँ से हमें पता लगता है मीठा। क्या पता लगता है, मीठा। यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से पता लगता है नमकीन। यहाँ से क्या पता लगता है, खट्टा। यहाँ से किस भाग का पता लगता है, तीखा। और जेब के बीच वाले भाग से किस भाग का पता लगता है, कसेला यानी कि खराब पदार्थ का, खराब पदार्थ। ये है जीभ, ये है जीभ। सर पढ़ाओ तो दी याद, 2 सेकंड में करवा देता हूँ दोस्त। जीभ लंबाई 10 सेंटीमीटर। किस हड्डी से निकलती है जीभ, हायोड हड्डी से। जीभ पर संवाद कणिकाएं पाई जाती है। काम, जीभ पर लार का स्त्रावन होता है, भोजन को निगलने में मदद करती है। और सर ये बोलने में भी हमारी मदद करती है। और सर किस भाग से क्या क्या पता लगता है, जीभ के आगे वाले भाग से हमें मीठे पदार्थों का पता लगता है। जीभ के लास्ट पीछे वाले भाग से हमें तीखी चीज़ों का पता लगता है। उससे फिर हमें खट्टे पदार्थ, फिर यहाँ से इस तरह के पदार्थ, बीच से खराब पदार्थ, इन सब चीज़ों का पता लगता है। पर कभी संवाद और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। लिटरली बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी तो नहीं पूछती। एसएससी के यहाँ के क्वेश्चन बनते नहीं। एसएससी भयानक क्वेश्चन पूछती। ये बच्चों वाले क्वेश्चन, आजकल कौन, कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता यार। वो वक्त गया, वो वक्त गया जब हम तेरे दीवाने हुआ करते थे। अब तो साहब वो वक्त आ गया। चलो छोड़ो, अब हम पढ़ते हैं लार। जेब के बाद में क्या कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, लार। जब फूड प्लस सलाइवा मिक्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लार, लार मतलब सलाइवा, सलाइवा मतलब लार। ठीक है, नेक्स्ट आता है लार। लार मतलब सलाइवा,
सलाइवा, सलाइवा प्लस फूड, ब्लोमस, बोलमस या बोल्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और लार की बात करें, अगर लार की कंपोजिशन की बात करें, लार अपने आप में 100% है, तो 94% उसमें क्या होता है, वाटर होता है, और 6% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुकें यहाँ पे 98 भी लिख देती है, यहाँ पे 2 लिख देती है। कंपोजिशन आपको कभी परसेंटेज में नहीं पूछी जाती, अलग अलग बुक, अलग अलग राइटर अलग अलग अपनी थ्योरीज के हिसाब से लिखते हैं, सबका अलग अलग लिखने का फंडा है। कंपोजिशन से आपके क्वेश्चन नहीं आते। आपको पता होना चाहिए कि लार किन 2 भागों से, किन 2 चीज़ों से बनी है, जल प्लस एंजाइम, जल प्लस एंजाइम, जल प्लस एंजाइम। एंजाइम लार में 2 तरह के पाए जाते हैं, एंजाइम लार में 2 तरह के पाए जाते हैं। पहला एमाइलेज, अमाइलेज या टाइलिन, या टाइलिन, एमाइलेज या टाइलिन। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से भोजन का पाचन होना शुरू होता है, और मैंने तब आपको बताया था मुख गुहा, ठीक है। तब आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि सर मुख गुहा से कैसे। तो हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज या टाइलिन। क्या नाम है, एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज और टाइलिन का क्या कार्य होता है, इनका कार्य होता है, इनका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन करना। दूसरा एंजाइम इनमें पाया जाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या क्या कार्य होता है, कई के बच्चे ऐसे मत बोल देना सुसाइडल ब्रेक, वो अलग चीज़ है दोस्त। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, लाइसोसोम का कार्य होता है कि हमारे फूड के साथ हम जितना भी बैक्टीरियाज खा लेते हैं, आपको भी पता है कि फूड में बैक्टीरियाज आ जाते हैं, क्योंकि अपने जो भी फूड का माध्यम खाते हैं वो एकदम प्योरीफाई माध्यम नहीं होता। तो भोजन से जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन से जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है, भोजन से जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। लार की कंपोजिशन में 2 चीज़ें थी, जल और एंजाइम। एंजाइम 2 तरह के, एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज या टाइलिन का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन। दूसरा एंजाइम था हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है कि भोजन में जितने भी बैक्टीरियाज या जीवाणु उनको नष्ट करना। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे मुंह में, हमारे मुख में, हमारे मुंह में 2 जबड़े हैं, अपर जो और लोअर जो। अपर जो को क्या बोला जाता है, लोअर जो को क्या बोला जाता है, ये आप बताओगे। हमारे 2 जबड़े हैं, अपर जो और लोअर जो को क्या बोला जाता है, ठीक है। अपर जो और लोअर जो को क्या बोला जाता है, मैंडिबल और मैक्सिला बोला जाता है, मैंडिबल और मैक्सिला बोला जाता है। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह की होती हैं। पहली पैरोटिड ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्रंथियाँ, ये 2 जोड़ी होती है, कान के पास होती है, ये 2 जोड़ी होती है कान के पास, कान के पास से होकर आती है, होकर आती है, होकर आती है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है।
सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ से होकर आती है ये, और हमारी जीभ पर स्रावित होती है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये क्या है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। फिर दूसरा आता है सबलिंगुअल। ये कहाँ पर पाई जाती है? जीभ पर। फिर आता है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर लार का 70 से 75% सिक्रेशन यहीं से होता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? निचले जबड़े के पास। निचले जबड़े के पास, ठीक है, निचले जबड़े के पास। कहाँ पर पाई जाती है? निचले जबड़े के पास। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इधर चले जाओ शेखावटी एरिया में, यहाँ पर ज़्यादातर आप ह्यूमंस के देखना दांत पीले होते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि दांत का वास्तविक रंग होता है। दांत का वास्तविक रंग होता है, क्या होता है दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दांत का वास्तविक रंग होता है। दांत का वास्तविक रंग होता है, नहीं पता? दांतों को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पता? अपने बड़े बुजुर्ग डॉक्टर्स बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। हमारे दांत, ये हमारा दांत है। आपके सारे क्वेश्चन 2 मिनट में क्लियर करवा दूंगा, मेरा वादा है आपसे। दांत की सबसे आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? एनेमल। एनेमल, एनेमल। ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। दांत की दूसरी बाहरी आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? डेंटिन। क्या बोला जाता है? डेंटिन। डेंटिन। यहां पर क्या पाया जाता है? हमारा मसूड़ा। यहां से क्वेश्चन आता है कि हमारा दांत मसूड़ों से जुड़े होते हैं, उस भाग को क्या बोलते हैं? सीमेटम। क्या बोलते हैं? सीमेटम। दांत का जो भाग मसूड़ों से जुड़ा होता है, दांत के उस भाग को क्या बोलते हैं? सीमेटम। अब होता क्या है, हमारे दांत की सबसे आउटर लेयर कौन सी है? कैल्शियम की। और ये जो जैसे दांत को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फ्लोराइड, क्लोरीन, कार्बोनाइड ड्रिंक्स, निकोटिन, ये हमारे दांत की जो आउटर लेयर होती है, कौन सी? एनेमल, इसको ब्रेक डाउन करती है। हम जितनी कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे धीरे धीरे क्या होगा? हमारे दांतों में झनझनाहट शुरू हो जाती है। फिर करीना कपूर पूछती है आपके कोलगेट में नमक है क्या? है ना, आपने देखा ही होगा। फिर करीना मैम आती है, क्या आपके कोलगेट में नमक है? नहीं तो ये यूज़ कीजिए, है ना। तो क्या होता है, जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितने भी हम निकोटिन्स पदार्थ खाते हैं, यानी कि सिगरेट, तंबाकू, ये सब खाते हैं, या हम फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं जल में, तो उससे क्या होता है, हमारे जो दांत की आउटर लेयर होती है वो टूटनी शुरू हो जाती है। और आउटर लेयर, जब ये लेयर टूटेगी तो हमें कौन सी परत दिखाई देगी? डेंटिन। और डेंटिन का रंग कैसा होता है? पीला। डेंटिन का रंग कैसा होता है? पीला। तो उसके बाद में हमें जब बाहर से एनेमल पूरी टूट जाएगी तब कौन सी परत दिखाई देगी? डेंटिन। और डेंटिन का कलर कौन सा होता है? पीला। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि दांतों का वास्तविक रंग कौन सा होता है? पीला। दांतों का वास्तविक रंग कौन सा होता है? पीला होता है। कौन सा? पीला। अब आपने एक बीमारी सुनी होगी, अल्सर। अल्सर किस वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से अल्सर रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अल्सर रोग हो जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख पढ़ लिया, मुख गुहा पढ़ ली, मुख गुहा में टीथ पढ़ लिया, जीभ पढ़ ली, लार पढ़ ली। अब लार से आगे क्या है? हमारी आहार नाल शुरू होती है। आहार नाल शुरू होती है ना, इस भाग से शुरू होते हैं, अब नीचे जाएंगे तो अपने अब पढ़ेंगे आहार नाल यानी कि इसोफेगस के बारे में। आहार नाल, इसोफेगस, ग्रास नली, अपने अपने बोलने के तरीके हैं, ठीक है। आहार नाल, आहार नाल या
इसोफेगस, इसोफेगस। ऐसे होते हैं, ठीक है। यह हमारी आहार नाल है। आहार नाल दो भागों में विभक्त होती है, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। विंड पाइप। और यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। अब क्या होता है कि जब हम फूड कंज्यूम करें या फूड इनटेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो फूड पाइप में ना जाए, विंड पाइप में चला जाए, हो भी सकता है, क्योंकि दोनों इसोफेगस के भाग हैं। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप पर जाकर विंड पाइप को ढक देता है, जिससे हमारा फूड कहाँ चला जाता है? हमारा फूड हमारे फूड पाइप में चला जाता है। पर रेयर केस में हम क्या करते हैं, खाना खाते वक्त बोलते हैं। इंसान की गंदी आदत है, खाना खाते वक्त बोलते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, कई बार हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है, जिस वजह से हमें खांसी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए इंसान को। क्या नहीं करना चाहिए? इंसान को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आहार नाल। अब क्वेश्चन यहाँ से एक ये पूछा जाता है, पाचन तंत्र में किस भाग में पाचन तंत्र में किस भाग से भोजन का पाचन नहीं होता? क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस भाग से नहीं होता? ये क्वेश्चन आता है। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस भाग से नहीं होता? तो उसका सही आंसर है आहार नाली, यानी कि इसोफेगस। इसोफेगस क्या बोलते हैं इसे? इसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब हमारे फूड का डाइजेशन हमारे इसोफेगस में नहीं होता, तो हमारी जो आहार नाल है ये क्या करती है, कुछ गतियाँ करती है, कुछ मोशन करती है, जिसे बोलते हैं कर्माकुंचन गति। और इन गतियों से हमारा फूड नीचे जाता है और कहाँ पहुँच जाता है? हमारे पेट में, हमारे अमाशय में या हमारे स्टोमच में। तो कौन सी गति करती है? आहार नाल कर्माकुंचन गतियों द्वारा भोजन को नीचे पहुंचती है। और जब ये मूवमेंट फास्ट हो जाता है तो हमें क्या लग जाते हैं? लूज मोशन। और जब ये प्रक्रिया स्लो हो जाती है तब हमें क्या हो जाती है? कब्ज। ठीक है। आहार नाल इसोफेगस में कौन से मोशन होते हैं? कर्माकुंचन गति होती है, जो हमारे फूड को स्टेप डाउन करके नीचे स्टोमच या अमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन तेज होने शुरू हो जाते हैं तब हमें लूज मोशन हो जाते हैं, और कई बार ये स्लो हो जाती है तो हमें कब्ज होनी शुरू हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रास नलिका या आहार नाल की लंबाई ज़्यादा होती है कौन से प्राणियों में? जो भी प्राणी या जो भी एनिमल्स सेल्यूलोज खाते हैं उनके आहार नाल की लंबाई ज़्यादा होती है, उनकी इसोफेगस की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी इसोफेगस की लंबाई ज़्यादा होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा भाग था, ठीक है, जो आज हमने देखा। हमने बस 2-3 ही चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल बायो की क्लास आएगी, ठीक है। कल हम आगे पढ़ेंगे स्टोमच के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेवर, पैंक्रियास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अपना प्यार यूं ही देते रहना। थैंक यू। जय श्री राम।